कंप्लीट रिवीजन थ्रू पीवाई की सीरीज़ में आज हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। 38th बीपीएससी से लेकर 69 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स को, उनको हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है और फिर उसको हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर में पहले 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर ऐसे ही हम इस पूरे सीरीज़ को कवर करेंगे और इसी पैटर्न पे हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर भी करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट इज़ नेचर एंड स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति और स्थिति। तो यहाँ पे आपको देखिए स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही कंसेप्ट्स को समझने हैं। अगर नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इसको देखने का दो नज़रिया है। एक तो जीडीपी में कौन से सेक्टर में कंट्रीब्यूशन हुआ है, कितना हुआ है, और जो हमारा लेबर फोर्स है वो कौन से सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयड है। ठीक है, कौन से सेक्टर में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है। तो अगर आप देखोगे तो जो ट्रेंड है उसकी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जीडीपी में हमारा सर्विसेज है, फिर इंडस्ट्रीज़, फिर एग्रीकल्चर। वैसे ही अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे तो एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, फिर सर्विसेज। ठीक है, तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है और जब भी आप करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसको जो लेटेस्ट फिगर है उसको अपडेट कर दीजिए। सो पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द लॉ ऑफ ओरिजिन। लॉ ऑफ ओरिजिन यानी कि मूल के नियम। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ ओरिजिन यानी मूल का नियम का मतलब क्या है। लॉ ऑफ ओरिजिन इंटरनेशनल ट्रेड में एक एक प्रैक्टिस है जो बताता है कि कोई भी प्रोडक्ट कौन से देश में मैन्युफैक्चर हुआ है, कौन से देश में उसकी प्रोडक्शन हुई है। तो इससे हमें जो सपोज़ करो ऐसे एग्जांपल के थ्रू, अभी चाइना क्या करता है, कभी वहाँ पे अपने प्रोडक्शन को वो काफ़ी सब्सिडाइज करके उनका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी रिड्यूस्ड रहता है और वो किसी दूसरे कंट्री एक्स को एक्सपोर्ट किया और फिर इसी कंट्री ने, चूँकि इसके लिए ये एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, वो आगे कंट्री वाई को एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर वाई को टैरिफ इम्पोज करना है तो वो तो एक्स के हिसाब से लगाएगा, लेकिन अगर रूल्स ऑफ ओरिजिन उस प्रोडक्ट के साथ अटैच्ड है तो पता चलेगा कि चाइना से है, तो जो भी टैरिफ्स और जो नॉन टैरिफ्स मेजर्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंडर द डब्ल्यूटीओ रेजीम, वो चाइना पे एप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए रूल्स ऑफ ओरिजिन से हमें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में कौन से देश में मैन्युफैक्चर हुआ है और क्या रूल्स फिर उसके बाद एप्लीकेबल रहेंगे। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। रिगार्डिंग द लॉ ऑफ ओरिजिन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो रूल ऑफ ओरिजिन है एसेंशियल है किस चीज़ के लिए, डिटरमाइनिंग द नेशनल सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये बात हमने देख ली। रूल्स ऑफ ओरिजिन हेल्प्स कस्टम एजेंसीज टू नो, तो बिल्कुल सही है। दे आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देयर इम्पोर्टेंस is evidenced by the fact that in many cases taxes and restrictions depend on the source of import। ठीक है, तो कौन से देश से आ रहा है एक्चुअल में, उसी के हिसाब से जो भी टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स मेजर्स हैं वो एप्लीकेबल होगा। तो इसका आंसर हमारा डी है। ऑल्दो यहाँ पे आंसर दे रखा है बट हम फोकस करेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर। इंडिया टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 24-25, ये तो अब पीरियड चला गया, तो इसके हिसाब से हमारा 9% था। अभी जो प्रोजेक्टेड है वो है 28-29 फाइनेंशियल ईयर। तो देखते हैं, हालांकि वो कोई वेल इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं, कुछ ऐसे संस्थाएं होती हैं जो ऐसे प्रोजेक्शंस लेकर आती हैं, तो अभी के लिए उतना रेलिवेंट तो है नहीं। इंडिया इज़ कॉल्ड एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। को यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ दो एक ऐसा टर्म है जो आपको जानना चाहिए। ये क्वालिटेटिव टर्म है, ये क्वांटिटेटिव टर्म है। कहने का मतलब जैसे जीडीपी है, तो ये जीडीपी की जो फिगर्स है
वो हमारा ग्रोथ बताता है कि किसी भी देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में। और जो डेवलपमेंट है, तो जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसके वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो हमारी पॉपुलेशन का, जो आप कह सकते हैं जो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन है, वो कितना हो रहा है, वो एक डेवलपमेंट टर्म हमें बताता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि डेवलपमेंट हर किसी के लिए उसका एक अपना अलग मीनिंग हो सकता है। तो इसका एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, बट अगर जनरल सेंस में बात करें तो एक क्वालिटेटिव टर्म है। ये सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, उसके साथ साथ और भी जो सारे इंडिसेस होते हैं, जो सोशल पैरामीटर्स है, उनमें भी प्रोग्रेस की बात करता है। तो ये दो टर्म का मीनिंग आप समझ के रखिएगा, कभी क्वेश्चन इस पे आ सकता है स्टेटमेंट वाइज। तो डेवलपमेंट, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड, ये तीन टर्म है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। उसमें अगर आप देखोगे तो तीन मेन इंडेसेस हैं। एक हमारा इनकम, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी हेल्थ कह सकते हैं, उसका इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसका मतलब होता है कि कोई भी नवजात जब पैदा होता है तो उसकी क्या एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ लिविंग होगी, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, जो कि एक हेल्थ इंडिकेटर है। और तीसरा है हमारा एजुकेशन या लिटरेसी। और ये एक्चुअल में डिपेंड करता है कि हमारा जो कंट्री का इकोनॉमिक किस टाइप का है। अगर आप देखोगे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो मोस्टली या तो वो इंडस्ट्रियलाइज्ड होंगे या फिर वहाँ पे सर्विसेज सेक्टर ज़्यादा होंगे। जो लेबर का फोर्स, जो लेबर फोर्स है उस देश का, किस सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे, वो या तो यही सर्विसेज या इंडस्ट्रीज़ में होंगे। और पर कैपिटा इनकम उनका हाई रहता है, और उनके ये सब जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो भी अच्छे होते हैं। तो उसी के बेसिस पे जो हमारा एक क्यूमुलेटिव जो एक स्कोर बनता है, उस स्कोर को अलग अलग कैटेगरीज में रख के फिर हम ये ग्रुप बनाते हैं। तो जो भी हमारे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो हमारे डेवलप्ड हैं, इंडिया जैसे कंट्रीज़ हमारे डेवलपिंग में हैं, अंडर डेवलप्ड में बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो ये कंसेप्ट को याद रखिएगा। तो इंडिया इज कॉल्ड अंडर डेवलप्ड कंट्री बिकॉज, अब देखो रीज़न फॉर द नीड ऑफ प्लानिंग, हमारे पास पहले जब आज़ादी के बाद प्लानिंग कमीशन था, अभी 2015 से इसी को रिप्लेस करके नीति आयोग है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो ऑब्वियस ही बात है पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है, जो साधन हमारे हर एक जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तीसरा, ड्यू टू ग्रेटर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, तो ऑब्वियस ही बात है, आप देखोगे कि एग्रीकल्चर में वैसे भी हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। वहाँ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक टर्म है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में। इसका मतलब कि जितने रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए उससे ज़्यादा लोग उस काम में लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड, इसको प्लॉ करना है, तो इसके लिए अगर दो लोगों की ज़रूरत है, लेकिन इस दो लोगों की जगह यहाँ पे चार लोग काम कर रहे हैं, तो ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा इस फील्ड पे काम कर रहे हैं, उनका लेबर लग रहा है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आता है, जिसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो एग्रीकल्चर में देखोगे तो मेनली दो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, एक हमारा सीजनल, दूसरा डिसगाइज्ड। तो ये दो कंसेप्ट्स को भी साथ साथ में याद रखना है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये सही है। ये सही है, ड्यू टू स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। हमारे देश में जो ट्रांजिशन हुआ है इकोनॉमी का, वो प्राइमरी के बाद सीधा टर्सरी में ही हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग बेस हमारा काफ़ी कम है। वही चाइना का आप देखोगे तो ज़्यादा है, और इसी की वजह से एक्चुअल में जो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होना चाहिए, क्योंकि जो सर्विसेज सेक्टर है वो हाईली स्किल्ड जॉब है, और उसमें जो पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी एक आदमी ज़्यादा डिलीवर करता है अगर आप कंपेयर करोगे प्राइमरी सेक्टर से। तो स्लो प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, तो ये तीनों हमारा होगा।
योजना की आवश्यकता के कारण ये तो गलत है हमारा, जनसंख्या की वृद्धि है, कृषि पर अधिक निर्भरता और औद्योगिक प्रगति की धीमी गति के कारण। तो 2, 3, 4। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया हैज़ बीन हिंडर्ड मेनली ड्यू टू, यानी आर्थिक विकास मुख्यतः बाधित किन कारणों से हुआ है? तो इन एफिशिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम, बिल्कुल ट्रू है। इरेगुलर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी सही है। वेस्टर्न सोशल एटीट्यूड, ये भी सही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस हैं हमने उसको एडॉप्ट कर लिया है जो वेस्टर्न कंट्रीज़, हालांकि जो हमारे पॉपुलेशन की जो क्वालिटी यानी जो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट है वो काफ़ी डिफरेंट है वेस्टर्न कंट्री से, तो वन साइज़ फिट ऑल तो नहीं चल सकता। तो इंडिया का थोड़ा अगर टिल्ट अपने जनसंख्या की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रखेंगे, यानी जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ को ओपन मार्केट एक्सेस चाहिए, तो अगर सपोज़ कीजिए जैसे यूनाइटेड स्टेट्स वो चाहता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो एक्सेस उसको मिले इंडिया के मार्केट में, तो इससे हमारे काफ़ी जो जनता पॉपुलेशन जो है वो कृषि पे आधारित है, उन पे डिपेंडेंट है, निर्भर है। तो ये रिस्क हम नहीं ले सकते, लेकिन हर जो भी सेक्टर को हम जो ओपन कर रहे हैं उसमें हमें स्टिफ कंपटीशन बाहर से मिलता है, तो खुद को पहले स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। और इसीलिए जो वेस्टर्न इकोनॉमिक जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हमें बहुत सोच समझ के इम्प्लीमेंट करना चाहिए या फिर अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है, इसीलिए आंसर यहाँ पे डी है। इट वुड बी ट्रू दैट इंडिया बी डिफाइंड एज, भारत को किस तरीके से हम परिभाषित करेंगे? तो फूड डिफिशिएंट कंट्री, ये तो है ही नहीं, जब हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था उसके बाद हम सरप्लस ही हो गए थे। लेबर सरप्लस, ये सही लग रहा है, क्योंकि जितनी हमारी लेबर फोर्स है उतना एम्प्लॉयमेंट अभी है नहीं मार्केट में, हमें लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। ट्रेड सरप्लस, ये भी नहीं, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट है। सर्विसेज में हमारा सरप्लस है। कैपिटल सरप्लस, ये भी नहीं, तो आंसर यहाँ पे बी है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो अभी के जो हिसाब है, मतलब जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं वो फोर्थ है। पहला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा है हमारा जर्मनी, चौथा है इंडिया और फिफ्थ है हमारा जापान। इसी को सरपास किया है किस टर्म में? जीडीपी, जो कि नॉमिनल है। नॉमिनल कहने का मतलब जो करंट प्राइसेस पे है, और पीपीपी के टर्म्स में परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी सेम बास्केट ऑफ गुड्स, सेम जो सामान है वो अलग अलग देशों में उनका क्या दाम है उसको इक्वेट करके, यानी वही परचेजिंग पावर पैरिटी है। तो उसके हिसाब से फिर से बता रहा हूँ, फोर्थ लार्जेस्ट यूएस, चाइना, जर्मनी, इंडिया, फिर जापान। द गोल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, तो पता ही है एलपीजी एरा इसे कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो वही चीज़ है, उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण। तो ये सारे ऑप्शन सही है। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो देखो ये हमारा वही 1991 का रिफॉर्म की बात कर रहा है। इस वक्त हमारे पीवी नरसिम्हा राव, जो कि 10th हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, यही हमारे लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बड़े एडवोकेट थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त के फिनेंस मिनिस्टर थे। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं को हम फादर ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म कह के एड्रेस करते हैं। विच डज नॉट कम अंडर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देखो अगर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं या तो इकोनॉमिक हो सकता है या फिर एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे आपका एजुकेशन के लिए जो क्रिएट किया जा रहा है, हेल्थ के लिए जो क्रिएट किया जा रहा है। इकोनॉमिक्स में जैसे रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, तो इस तरीके का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे हमारा इकोनॉमी प्रोमोट हो, तो वो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। सोशल, यानी जो सोसाइटी के लिए जो हमारा सोशल इंडिकेटर्स, जो हेल्थ के लिए, लिटरेसी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो एजुकेशन एंड हेल्थ ये हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो ये इसके अंडर में नहीं आता है। क्वेश्चन में ये कभी भी पढ़ते वक्त ध्यान रखना है कि कहाँ पे नॉट है, नहीं तो कभी कभी हम ये नॉट मिस कर देते हैं। तो इस एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा इन ऐसे स्टेटमेंट्स को। व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक अवसंरचना में क्या शामिल नहीं है? टेलीकम्युनिकेशन आसान है,
व्हाट इज़ मेंट बाय जॉइंट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी? वही जहाँ पे पब्लिक जॉइंट ओनरशिप हो, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का, तो डी हो गया। अब आते हैं हमारे दूसरे मेजर टॉपिक, नेशनल इनकम पे। तो जो भी हमारे देश के नागरिक के द्वारा अर्न किया जाता है, उनको जब टोटल करेंगे तो वो हमारा नेशनल इनकम है, ठीक है। और इसी को कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर्ड कॉस्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर्ड कॉस्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस रिलीजेज नेशनल इनकम डेटा इन इंडिया? देखो, जब भी नेशनल इनकम डेटा की बात होगी तो या पहला तो काम होगा कि उसे कलेक्ट कौन करता है और प्रिपेयर कौन करता है, उसके बाद दूसरा है कि उसे रिलीज़ कौन करेगा। तो जो कलेक्शन और प्रिपरेशन का काम है, जो एस्टिमेट्स लेकर आते हैं, वो हमारा सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमारा पब्लिश करता है वो हमारा एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। जो सीएसओ है इसका सुपरविज़न किया जाता है एनएसओ के द्वारा, और ये आते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये आपको याद रखना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशन रिलीजेज नेशनल इनकम डेटा इन इंडिया? तो राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? तो ये सब तो है नहीं, सीएसओ का एक डाउट होता है, लेकिन ये हमारा कम प्रिपेयर करता है रिपोर्ट को, ये एस्टिमेट्स लेके आता है, कलेक्ट करता है और कंपाइल करता है। बाय whom द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कैलकुलेटेड? तो जो मैंने बात किया ऊपर, कौन कैलकुलेट करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडियाज प्रोग्रेस हैज़ बीन सेटिस्फैक्ट्री, अब किस सेंस में कह रहा है? रिगार्डिंग इंक्रीज इन टोटल नेशनल प्रोडक्ट, रिगार्डिंग रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो ट्रू नहीं है। रिगार्डिंग पर कैपिटा इनकम, चूँकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और तो इसमें जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है, वो विथ टाइम इंक्रीज होगा, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो हमारा पर कैपिटा इनकम में स्लो है। रिगार्डिंग रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, यानी असमानता में कमी, तो अगर देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा टोटल जो नेशनल प्रोडक्ट है इसमें बढ़ोतरी संतोषजनक रही है। देर इज़ अ प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया ड्यू टू, पहला अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लो लेवल ऑफ सेविंग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो किस वजह से उस प्रैक्टिस में, यानी इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है, यानी जिस चीज़ के अकाउंटिंग नहीं होती होगी उसी में दिक्कत होगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारे, यानी जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन से बाहर है, वो हमारे अकाउंटिंग में नहीं आते, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है। और अगर आप देखोगे तो काफ़ी पॉपुलेशन, जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो इसका आंसर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। हु एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम फिगर्स इन इंडिया? वही कहूँगा, एस्टिमेट की बात कर रही है तो सीएसओ। द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी प्रोवाइडेड बाई, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक प्रदान किया जा सकता है किसके द्वारा? अब देखते हैं। इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, इसको ऐसे समझिए, करेंट प्राइस और एक हमारा कांस्टेंट प्राइस, यानी ये बेस ईयर की बात करता है जो कि 2011-12 है, और ये हमारा करंट ईयर की बात करता है, ठीक है। यानी सपोज़ कोई एक प्रोडक्ट है जिसका अगर प्राइस की बात करें, सपोज़ एक पेन है, वो पेन 2011-12 में 10 रुपीज़ का है और 2025 में 30 रुपीज़ का है, ठीक। तो अगर जीडीपी की बात करें, ठीक है, तो चूँकि प्रोडक्शन यूनिट अगर इसका 10 हुआ है तो टोटल हमारा 100 हो गया, और इसकी अगर बात करें यहाँ पे भी प्रोडक्शन अगर 10 ही है तो 300 होगा। तो ऐसे तो हम देखेंगे तो 3 टाइम्स है, लेकिन एक्चुअल में क्या प्रोडक्शन बढ़ा है? तो नहीं। तो प्रोडक्शन में जब बढ़ोतरी होगी, यानी हमारा बेस ईयर जब बढ़ेगा,
तो वो सूचक हमारा सबसे बेहतर सूचक हो सकता है। ठीक, तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस, ये नहीं। इंक्रीज इन रियल इनकम पर कैपिटा पर ईयर, ठीक है। इंक्रीज इन सेविंग रेशियो, ये बताता है कि पॉपुलेशन में जो लोगों के पास पैसा है उनमें से वो कितना पैसा अब सेव करते हैं। तो इससे हमारा पता नहीं चलता कि कितने लोगों के पास एक्चुअल में पैसा है भी। इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, ये तो हमारे ट्रेड रिलेशन से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इंक्रीज इन रियल इनकम पर कैपिटा पर ईयर। बिहार पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज लोअर देन दैट ऑफ कंट्री एट कांस्टेंट प्राइस इन द ईयर 2018-19। इसका आंसर वैसे 33% है। सिंपली इसमें जो पूछ रहा है कि बिहार का यानी जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज़ लोअर देन दैट ऑफ कंट्री, यानी कंट्री का जो जीडीपी है किस चीज़ पे, कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो वो हमारा 1/3 है इस साल के मुताबिक। व्हाट इज़ हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू वृद्धि दर क्या है? ये सिंपली जो हमारा इकोनॉमिक जो भी डिसीजंस हमने लिए थे 1950 से 80s तक के, जिसकी वजह से काफ़ी स्लो ग्रोथ हुआ था हमारा इकोनॉमी का, इसी फेज़ को हम लोग हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं। यानी जो भी हमारा प्रोडक्शन है जीडीपी के टर्म में ही कहेंगे, क्योंकि उसी के टर्म्स में हम मेज़र करते हैं अपने ग्रोथ को। तो जो भी स्लो ग्रोथ हुआ है यानी जीडीपी में जो भी बढ़ोतरी हुई है वो काफ़ी स्लो हुआ है। तो हिंदू ग्रोथ रेट रिलेटेड टू जीडीपी। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस? ये बिहार ही है हमारा, और जो हाईएस्ट है वो गोवा है। आज प्रेजेंटली भी यही फैक्ट है, जो हमारा बिहार है वो सबसे कम है, गोवा सबसे ज़्यादा है। इन द रिसेंट बजट एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीज्ड। जब ये पूछा गया था तब तो ये 74% था, लेकिन करंट बजट आप देखोगे 2025-26 में तो इसमें ये बढ़ा के 100% कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी गिवन टू लघु रत्न कैटेगरी 1 इंडस्ट्री बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज? भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी एक उद्योग को दी गई अधिकतम वित्तीय स्वायत्ता कितनी है? तो इसमें अगर आप देखोगे तो वो 500 करोड़ से है। यही अगर आप नौ रत्न की बात करो तो उसमें हमारा 1000 करोड़ है, और महारत्न में 5000 करोड़ है। पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखो, पर कैपिटा इनकम क्या कहता है कि यानी जो भी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर्ड कॉस्ट। ठीक है, यानी जो भी स्थिर मूल्य होता है आपका, जो फैक्ट्री गेट पे लगता है, यानी उसमें हम टैक्सेस की बात नहीं करते। जो फैक्ट्री गेट में यानी प्रोडक्शन करने में जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें जो कॉस्टिंग आई है उसको फैक्टर्ड कॉस्ट कहते हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर्ड कॉस्ट ये हमारा नेशनल इनकम है। इसी को जब आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम आ जाता है। ठीक है, अब ये क्यों पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करते हैं कि हो सकता है कि अगर किसी कंट्री में 10 लोग हैं उसमें से सिर्फ 4 लोग ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जीडीपी है वो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है सिर्फ 40% लोगों के द्वारा, जबकि 60% लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसीलिए अगर हम पर कैपिटा देखेंगे तो वो जितने भी हमारे फाइनल फिगर आ रहे हैं वो पूरे पॉपुलेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, यानी जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं। अब हमारा तीसरा जो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले सेक्शन है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दो यहाँ पे टर्म है, सस्टेनेबल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टर्म तो मैंने आपको बता दिया है। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसको पॉपुलेशन कहिए, प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है उनके नीड को
फुलफ़िल करना, और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके जो नीड्स होंगे उनका भी उसमें अपने नीड को पूरा करने में कोई रिसोर्स का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, यानी इनका भी नीड सिक्योर्ड रहे, इतने रिसोर्स की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहे। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इट इज़ अबाउट फुलफिलिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो यहाँ पे होगा व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। देखिए ये जो गोल था सिंपली 2000 में लाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसमें 8 गोल थे जो कि 2015 में समाप्त हो गया, और इसके जगह आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 इंडिकेटर्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। तो आपको इसमें जो याद रखने वाला है, आप एसडीजी के जो गोल्स हैं 17, उसको याद रख लीजिए कि वो कौन सा गोल किसको रिप्रेजेंट करता है। उससे क्वेश्चन एनी टाइम कभी भी किसी साल पूछा ही जा सकता है। तो ये तो अब रेलेवेंट नहीं रहा, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप इस चीज़ को ऐसे रिफ्रेज कर लीजिएगा कि एसडीजी के जो गोल्स हैं यानी जो 17 इंडिकेटर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बस। और आगे के सेक्शन को हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।